क्वेश्चन नंबर 186 फिर से डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में से कुछ डिजीजेस दी गई हैं और वो डिजीज कैसे होती हैं उनके कॉज दिए गए हैं और आपको दोनों लिस्ट में मैचिंग करनी है, जो बहुत बहुत आसान सा सवाल है। पहला फाइलेरियासिस, सबको याद था, फाइलेरिया वाउचेरिया, लो वाउचेरिया ब्रोंकाफ्टी, यस और नो, वाउचेरिया ब्रोंकाफ्टी। एमीबियोसिस के एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के वजह से, न्यूमोनिया हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, रिंगवर्म फॉर ट्राइकोफाइटॉन, पूरा पूरा एनसीईआरटी के एग्जांपल्स थे। तो अगर आप देखें फर्स्ट का ऑप्शन थर्ड, फर्स्ट का थर्ड सिर्फ एक ही ऑप्शन में, अगर आपको सिर्फ ये याद होता, अगर आपको सिर्फ ये याद होता तो भी आप कर लेते। चलो ठीक है, फर्स्ट छोड़ दो, रिंगवर्म, रिंगवर्म का ट्राइकोफाइटॉन, रिंगवर्म का ट्राइकोफाइटॉन, न्यूमोनिया का अपना न्यूमोनिया सी का फर्स्ट। तो आप देखेंगे कि आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की एनाटॉमी में जहां पे आप अर्थवर्म की स्टडी करते हैं और जहां पे अर्थवर्म के मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया गया है, अर्थवर्म का बस स्टार्टिंग हुआ है, वहां पे एनसीईआरटी के अंदर ये सभी पॉइंट्स लाइन से लिखे हुए हैं ना, लाइन से बिल्कुल एनसीईआरटी के अंदर ये मेंशन है पॉइंट बाय पॉइंट। क्या कि जो अर्थवर्म का प्रोस्टोमियम है, जो इसका पहला सेगमेंट है ना, जो क्या क्या है, फर्स्ट सेगमेंट, ये देखो दिस इज द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट। ये काम क्या कर रहा है, इसके माउथ को कवर कर रहा है, ये देखो सर्विंग एज अ कवरिंग फॉर माउथ, और इसके साथ साथ केचुआ इसके मदद से ही जमीन के अंदर छेद करता है, वो ठोस चीजों को हटा पाता है जिससे कि वो बिल बना के उस बिल के अंदर जाता है। तो ओपन क्रैक्स इन द सॉइल इनटू इच कैन क्रॉल, ये और ये नेचर में कैसा होता है, सेंसरी, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा, आया है बस अकेले नहीं, झुंड में आया है, लेकिन ये लाइन आया है, मैंने बच्चों को बार बार बोला ये याद कर लेना कि फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट सेगमेंट कैसा होता है, सेंसरी, बेटा आया है वो इस साल एग्जाम में। चारों स्टेटमेंट सही है, एनसीईआरटी की लाइन है, जहां पे चारों सही है, सेकेंड ऑप्शन वो ऑप्शन आपका सही ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188 बिलोंग्स टू इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोलते हैं ना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। अब इसने क्या किया, चार अलग अलग सवाल ना बना के चारों जो हम बोलते थे कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल रट लेना, उनको कलेक्ट कर दिया एक जगह और बोला भैया दो दो लिस्ट और मैच करो, और बहुत आसानी से मैच भी कर पा रहे थे। पहला आपका इवोल्यूशन का फेवरेट टॉपिक होता है एडॉप्टिव रेडिएशन, क्योंकि एडॉप्टिव रेडिएशन और इवोल्यूशन पढ़ने में डार्विन साहब ना आए तो मजा ही नहीं आता। तो डार्विन साहब के फिंचेस के बारे में डार्विन साहब ने बताया एडॉप्टिव रेडिएशन की सेम जगह पे जो स्पीसीज रह रहे हैं वो अपने नीड के अकॉर्डिंग एडॉप्टेशन शो करते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनमें डिफरेंट डिफरेंट एडॉप्टेशन से इवोल्यूशन होता है, जिसे एडॉप्टिव रेडिएशन बोलते हैं, जिसको उन्होंने अपने फिंचेस के अंदर दिखाया कि सेम जगह पे रह के ईटिंग हैबिट चेंज होने की वजह से फिंचेस के बीक कैसे चेंज हो गए। तो डार्विन फिंचेस, राइट। ए का फोर्थ कहां मिला, सिर्फ इस एक से ही आपका आंसर आ रहा था, है ना। फिर भी हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है। कन्वर्ज होना, सीमित होना, कन्वर्जेंट, जब आप देखेंगे कि डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट है लेकिन उनमें कोई बॉडी स्ट्रक्चर सेम नीड के लिए एक जैसा है, जैसे विंग्स, जैसे किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है बट दोनों ही उड़ने के लिए यूज हो रहे हैं, इसलिए कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब सेम जगह पे रहते थे, अब वो निकल रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, फैल रहे हैं। क्या, फोर बोन्स ऑफ फोर लिम्ब इन मैन का नीड, मैन को क्या जरूरत पड़ती चीजों को होल्ड करने के लिए, तो उनका हाथ अलग तरीके से डेवलप हुआ। और वेल को पानी के अंदर तैरना था तो उनके जो फोर लिम्स थे वो अलग तरीके से विंग्स टाइप के हो गए।
तो ये हो गया। और एंथ्रोपोजेनिक मतलब मेन मैड, आदमी खुद इवोल्यूशन करवाता है कब, जब वो हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड यूज कर देता है अपने खेतों में बहुत ज्यादा, तो वहां पे सिलेक्शन का प्रोसेस, रेजिस्टेंट वैरायटीज वगैरह निकलने लगती हैं और सिलेक्शन प्रोसेस चलने लगता है। तो बहुत आसान सा था, 180 एक ही आंसर से मिल रहा था। एंथ्रोपोजेनिक बार बार आप लोगों को सिखाया था, याद रखना हर्बिसाइड का यूज या तो इससे देख लेते या तो इससे देख लेते, आपके दोनों ही सूरत में ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता। एक और क्वेश्चन आप लोगों के फेवरेट टॉपिक बायोमोलिक्यूल से, लिपिड के ऊपर, डायरेक्ट लिपिड के ऊपर सवाल पूछा गया है। पूछ रहा है कि इसमें से जो स्टेटमेंट लिखे हैं आप इनको पढ़िए और करेक्ट स्टेटमेंट बताइए कि लिपिड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। लिपिड हैव ओनली सिंगल बॉन्ड और कॉल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नो, लिपिड दो टाइप के थे, बिल्कुल सही है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। लेकिन जहां पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड थे उन्हें आप अनसैचुरेटेड ना बोल के क्या बोलते थे बच्चों, सैचुरेटेड। यस और नो, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं, ना कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉइंट नंबर 1, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। लेसाइथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, याद करो, बोला था एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है आपके, बोला था नोट कर लो, एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है कि लेसाइथिन और ब्रैकेट में फॉस्फोलिपिड आया है बेटा वो पॉइंट भी। जो ग्लिसरॉल है ये क्या होता है, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, उसी पेज पे डायग्राम के आगे इसका डायग्राम है ना। तो आपका ये फर्स्ट पॉइंट तो गलत है, सेकेंड वन इज करेक्ट, थर्ड वन इज करेक्ट। पामिटिक एसिड में 16 और एरिक्टोनिक एसिड में 20 होना चाहिए, है ना। जो 20 यहां लिखा है वो यहां होना चाहिए, जो 16 यहां लिखा है वो यहां होना चाहिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो इंटरमिक्स हैं, गलत हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गई, बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन। बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। असर्शन और रीजन, हालांकि एम्स अब खत्म हो गया लेकिन मिल गया ना नीट में, लो तो एआर का सवाल भी मिल गया हमें। हालांकि ये एआर का सवाल जो भी था बहुत आसान था। वो बात कर रहे हैं एल्टीट्यूड सिकनेस की। जब एक पर्सन हायर एल्टीट्यूड पे जाता है, जमीन से ऊपर जाता है, तो उसको एल्टीट्यूड सिकनेस फील होती है और उसके जो सिम्टम होते हैं, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है और उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। हाँ हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है और आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जो कमी हो जाती है, आप प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पाते हैं हाइट पे। तो बोल रहे कि ऐसे सिचुएशन में आपको इसमें से ये चारों ऑप्शन रीड करना और बताना है। तो बिल्कुल सही है, असर्शन बोल रहा है कि आप ऊपर जाते हैं तो एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है, आपकी ब्रीदिंग रेट तेज हो जाती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है और हार्ट रेट तेज हो जाती है। दैट इज करेक्ट। रीजन भी बिल्कुल सही है कि आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी गैसेस की कम होने लगती है, जिसको मेंटेन करने के लिए ये सारी चीजें होती हैं। तो इस यहाँ पे रीजन उसका और असर्शन दोनों सही हैं और ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। बिल्कुल इजी सा सवाल था। एक और सवाल फिजियोलॉजी से, मतलब भर भर के फिजियोलॉजी 194, और आपका चैप्टर समझ सकते हैं आप, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, हड्डियों की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं स्कैपुला के बारे में, लिस्ट 2 में से कौन सी चीज स्कैपुला से रिलेटेड है। याद आया आपको स्कैपुला बेटा, शोल्डर ब्लेड, कंधे की जो हड्डी होती है, जब हम लोग घूमते हैं तो जो बड़ी सी हड्डी यहाँ पे मूव होती है उसको क्या बोलते हैं, स्कैपुला। तो ये हो गई ट्रायंगुलर शोल्डर ब्लेड, ए का फोर्थ। जरा देखना ए का फोर्थ एक जगह और है, नहीं तो मुझे लगा ये भी पहले पहले ऑप्शन से ही आ गया। क्रेनियम, क्रेनियम मतलब हमारी ये खोपड़ी की हड्डी, जहां पे क्रेनियल सचर्स पाए जाते हैं। और इन क्रेनियल सचर्स को जोड़ने के लिए ज्वाइंट कौन सा यूज होता है, आप देखेंगे लिख मिल जाएगा आपको, फाइब्रस ज्वाइंट। तो सी का थर्ड, सी का थर्ड, यहाँ पे भी सी का, सॉरी यहाँ पे सी का
सेकेंड है, क्योंकि ये फोर्थ और सेकेंड, तो ये गलत हो गया, तो ये सही हो गया, बट फिर हम पूरा देख लेते हैं। स्टर्नम, ये रही हमारी स्टर्नम, ठीक बीचों बीच एक फ्लैट बोन है ना। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से लिखती है कि स्टर्नम इज ए फ्लैट बोन, वही स्टेटमेंट यहाँ पे पूछ लिया है। एंड वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो ज्वाइंट होता है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, सी ऑप्शन इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इसमें से कौन, which of the following secrete hormone relaxing during the later phase of pregnancy? प्रेगनेंसी होने के बाद में, प्रेगनेंसी में बाद में रिलैक्सिन कौन सिक्रेट करता है? बहुत इजी सा सवाल था, कौन? कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है, ए ऑप्शन, वेरी इजी क्वेश्चन। एपिथेलियल टिश्यूज के बीच में जंक्शन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 196 11th एनसीईआरटी, एपिथेलियल टिश्यू। जंक्शंस की बात करते हैं तो जंक्शन जो है वो 3 प्रकार के थे, टाइट जंक्शन, अडेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन वो दैट टाइट कि वो 2 सेल्स के बीच में किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता था। गैप जंक्शन क्या था? वो जंक्शन जो नेबरिंग सेल के बीच में गैप रहता है और वो चीजें एक दूसरे के साथ चेंज कर सकते हैं। एडरिंग जंक्शन क्या? 2 सेल्स को एक साथ जोड़ के रखना। बट यहां पे बात जो कर रहा है वो ऐसे जंक्शन की बात कर रहा है जहां पे एक चीज तो वो ट्रांसफर कर सकता है और एक चीज ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो मैंने अभी क्या बोला, 3 टाइप का है। एक तो था हमारा क्या, टाइट जंक्शन है ना, टाइट जंक्शन, जहां पे कुछ भी एक चीज एक सेल से दूसरे सेल में लीक नहीं हो सकती। देखना स्टेटमेंट वही लिखा है, दैट स्टॉप द लीकेज ऑफ द सब्सटेंसेस अक्रॉस द टिश्यू। 2 सेल्स, 2 टिश्यू के बीच में कोई भी चीज ट्रांसफर नहीं होगी। मतलब वो किसके बारे में बात कर रहा है? टाइट जंक्शन। पहले ही ऑप्शन में टाइट जंक्शन, बाकी एडरिंग गैप, चाहे यहीं से आ जाता है टाइट जंक्शन से ही, बट ठीक है। गैप जंक्शन क्या? जब देखो आगे जो कम्युनिकेशन करने देगा वो क्या होगा बेटा? गैप जंक्शन। इजी सवाल था। एक ही जगह पे एपिथेलियल टिश्यू में जहां पे जंक्शन की बात की गई है वहीं से एनसीईआरटी से डायरेक्ट ये लाइन उठाया गया है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये वाला, ए फर्स्ट ऑप्शन ए। Which of these not an important component of initiation of parturition? पार्चुरेशन में किस चीज का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहां ऑप्शन में देखने में? तो ऑप्शंस बड़े अच्छे अच्छे हैं, बट थर्ड ऑप्शन आप देखेंगे, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन इज फॉर मिल्क फॉर्मेशन, इसका पार्चुरेशन में कहीं से कोई डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देन द थर्ड ऑप्शन इज द ऑप्शन जिसका यहां पे कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। MOET, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा इस चैप्टर को। ये बड़ा बढ़िया सा कॉन्सेप्ट था MOET, और इस कॉन्सेप्ट में जितनी भी चीजें लिखी हैं ये सब एनसीईआरटी की लाइन है। बट एनसीईआरटी हमारे साथ कैसे खेलती है जरा देखना, हमारे भावनाओं के साथ। ये लाइन एनसीईआरटी में हाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। ये लाइन हमारे एनसीईआरटी में हाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। ये लाइन कि फर्टिलाइज एग को किस सेल में, किस सेल कंडीशन में सेरोगेट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, लिखा हुआ है। सर ये भी लिखा हो, सर गलती कहां है? ये छोटी सी गलती, सिर्फ इतनी 2 लाइन यहां पे इन्होंने लिख दिया LH लाइक, यहां पे होना चाहिए था FSH लाइक एक्टिविटी। सोचिए कितनी छोटी सी बात को, और एग्जाम के प्रेशर में हमें समझ नहीं आता, हमें लगता है सब तो सही है, एनसीईआरटी में तो सब लिखा है, लेकिन बेटा ये एक छोटी सी चीज थी जिसके वजह से ये नॉट अ स्टेप हो जा रहा है। नहीं तो बाकी अगर यहाँ पे FSH होता तो ये स्टेप भी MOET में यूज होता। तो ऑप्शन क्या होगा इस LH और FSH की वजह से? फोर्थ ऑप्शन। ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, बहुत अच्छे से क्लास में आप लोगों ने बैंड्स वगैरह सीख रखा होगा, A बैंड, I बैंड, H बैंड, ये M लाइन, ये Z लाइन सीख रखा होगा। वो बोल रहे हैं कि इसमें कौन कौन से इवेंट अकर होते हैं। बट उसके पहले एक और फिजियोलॉजी का सवाल, मतलब समझ रहे हैं, जूलॉजी में या तो फिजियोलॉजी थी, या तो एनिमल किंगडम था, या तो एनिमल टिश्यू था, इसके अलावा जूलॉजी में कुछ था ही नहीं।
सबसे ज्यादा सवाल यहीं से। तो एनिमल बोल रहे हैं, सॉरी, मसल कॉन्ट्रैक्शन का सवाल है। इसमें अगर आप देख रहे हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में एक चीज आपको याद रहे और आप जानते भी हो बच्चों कि ए जीन जो ए बैंड है, ये ए बैंड कैसा होता है, ये ए बैंड कैसा होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। कैसा होता है, कांस्टेंट। ये इसको वाइड कर रहे हैं, इस वजह से ये गलत है। बाकी आप सबको पता है मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, एज जोन गायब गायब पतला होता है, एज जोन डिसअपियर्स। यस करेक्ट है। आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड छोटा, ए बैंड जितना था उतना ही रहेगा, आई बैंड रिड्यूस होगा। यस सही है। मायोसिन हेड पे एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेंगे। सही है। और जेड लाइन से जुड़ने के बाद एक्टिन अंदर के तरफ पुल होगी, पुल इनवर्ड्स, और मसल के कॉन्ट्रैक्शन हो जाएंगे। तो आप स्टेटमेंट देख सकते हैं ए, सी, डी और ई, these four are the correct statement. Adenosine deaminase deficiency result into, एडिनोसिन डीएमिनेज अगर कम हो जाती है, इसकी डिफिशियंसी हो जाती है एडीए जीन के अंदर, जीन म्यूटेशन की वजह से या किसी भी चीज की वजह से अगर एडीए जीन के अंदर कुछ कमी हो जाती है तो क्या होता है, एडीए की मैल फंक्शनिंग की वजह से, यहाँ पे किसी म्यूटेशन या किसी इस एडीए जीन में किसी समस्या की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनल सिस्टम बनाने वाले लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, जो इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं, एंटीबॉडीज वगैरह, उनके ऊपर इफेक्ट आता है, स्पेसिफिकली लिम्फोसाइट्स वगैरह के ऊपर, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है ना। हमारा क्या हो जाता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि इसमें आप जो भी जिसके अंदर भी होगा बार बार बीमार पड़ता है, SCID जैसी चीजें होने लगती हैं। बट ठीक है, अपन इतना डिटेल नहीं करेंगे, अपने को आंसर चाहिए कि इसकी एक डिफिशियंसी से क्या होगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, द आंसर नंबर 4।